हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक पे जो इंडिया में काफी दिनों से चर्चा का विषय बना हुआ है, वक्फ बोर्ड। यह क्या है, इसके वजह से क्यों इतना कंट्रोवर्सी हो रहा है, क्या है इसकी असली सच्चाई और क्यों लोग इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गए हैं। आज के वीडियो में हम इसकी पूरी कहानी शुरुआत से लेकर अब तक आपको समझाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि वक्फ क्या होता है। वक्फ एक इस्लामिक कॉन्सेप्ट है जिसमें कोई मुस्लिम अपनी प्रॉपर्टी जैसे जमीन, बिल्डिंग या कोई और एसेट अल्लाह के नाम पर दान कर देता है ताकि इसका इस्तेमाल रिलीजियस या चैरिटेबल काम के लिए हो। ये प्रॉपर्टीज मॉस्क्स, मदरसास, ऑर्फनेजेस, ग्रेवयार्ड्स या दरगाह हो सकती हैं। एक बार जब कोई प्रॉपर्टी वक्फ के नाम हो जाती है तो उसका ओनरशिप किसी इंडिविजुअल के पास नहीं रहता, यह हमेशा वक्फ प्रॉपर्टी ही रहती है। इस कॉन्सेप्ट को कुरान में भी मेंशन किया गया है और इसका मकसद है मुस्लिम कम्युनिटी के वेलफेयर के लिए काम करना। इंडिया में वक्फ प्रॉपर्टीज का मैनेजमेंट वक्फ बोर्ड्स के जरिए होता है। ये स्टेट लेवल बोर्ड्स होते हैं जो वक्फ एक्ट की अंडर काम करते हैं। इनका काम है इन प्रॉपर्टीज को मेंटेन करना, उनका रिकॉर्ड रखना और इंश्योर करना कि इनका यूज सही तरीके से हो। अब थोड़ी सी हिस्ट्री। इंडिया में वक्फ का कॉन्सेप्ट बहुत पुराना है। मुगल एम्परर्स जैसे अकबर, शाहजहां और औरंगजेब ने भी अपने टाइम में वक्फ प्रॉपर्टीज डोनेट की थी जो आज भी मॉस्केस और दरगाह के रूप में मौजूद हैं। मॉडर्न इंडिया में वक्फ को ऑफिशियली रेगुलेट करने के लिए पहला लॉ 1954 में आया और फिर 1995 में वक्फ एक्ट बना जो आज भी वक्फ बोर्ड्स के ऑपरेशंस को गवर्न करता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि आज इंडिया में लगभग 8,72,000 रजिस्टर्ड वक्फ प्रॉपर्टीज हैं जो 2.5 लाख एकड़ से भी ज्यादा एरिया कवर करती हैं। ये प्रॉपर्टीज ग्रेवयार्ड्स, मॉस्क्स, एग्रीकल्चरल लैंड और शॉप्स जैसे एसेट्स शामिल हैं। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा वक्फ प्रॉपर्टीज हैं और पंजाब में इनमें से काफी प्रॉपर्टीज डिस्प्यूट्स में हैं। अब आते हैं असली मुद्दे पर, वक्फ बोर्ड के साथ कंट्रोवर्सी क्यों है। अप्रैल 2025 में वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 पास हुआ और तब से यह एक बड़ा इशू बन गया है। यह बिल लोकसभा और राज्यसभा में काफी हीटेड डिबेट्स के बाद पास हुआ और इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में 73 पिटीशंस दायर की गई हैं। तो इस बिल में ऐसा क्या है जो इतना कंट्रोवर्शियल है, चलिए ब्रेक डाउन करते हैं। वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 में कुछ बड़े चेंजेस किए गए हैं। नंबर 1, नॉन मुस्लिम्स ऑन वक्फ बोर्ड्स। अब वक्फ बोर्ड्स और सेंट्रल वक्फ काउंसिल में नॉन मुस्लिम मेंबर्स को भी शामिल किया जा सकता है जो पहले नहीं था। क्रिटिक्स का कहना है कि यह मुस्लिम रिलीजियस एंडोमेंट्स में इंटरफेरेंस है। नंबर 2, डिजिटाइजेशन और ट्रांसपेरेंसी। अब सभी वक्फ प्रॉपर्टीज का रिकॉर्ड डिजिटाइज करना मैंडेटरी है और एक सेंट्रलाइज पोर्टल पर अपलोड करना होगा। यह स्टेप ट्रांसपेरेंसी के लिए लिया गया है, लेकिन कुछ लोगों को लगता है कि इससे गवर्नमेंट का कंट्रोल बढ़ जाएगा। नंबर 3, वक्फ बाय यूजर अबॉलिश्ड। पहले अगर कोई प्रॉपर्टी सालों से वक्फ के काम में यूज हो रही थी तो उसको वक्फ मान लिया जाता था बिना डॉक्यूमेंट्स की। अब यह रूल खत्म कर दिया गया है और प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन जरूरी है। नंबर 4, अपील्स इन हाई कोर्ट। वक्फ ट्राइब्यूनल के डिसीजंस के खिलाफ अब हाई कोर्ट में अपील की जा सकती है जो पहले मुश्किल था। नंबर 5, मुस्लिम विमेन और सेक्स। बिल में मुस्लिम विमेन और डिफरेंट मुस्लिम सेक्स की रिप्रेजेंटेशन को बढ़ावा दिया गया है जो एक पॉजिटिव स्टेप है। लेकिन ये अमेंडमेंट्स सबको पसंद नहीं आए। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, असदुद्दीन ओवैसी, जमीयत उलमा-ए हिंद और कई पॉलिटिकल पार्टीज जैसे कांग्रेस, डीएमके और आरजेडी ने इस बिल को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया है। उनका कहना है कि यह बिल मुस्लिम रिलीजियस राइट्स को वियोलेट करता है और वक्फ प्रॉपर्टीज को गवर्नमेंट के कंट्रोल में लाने की कोशिश है। दूसरी तरफ गवर्नमेंट और बीजेपी का कहना है कि ये अमेंडमेंट्स वक्फ बोर्ड्स में ट्रांसपेरेंसी और एफिशिएंसी लाने के लिए जरूरी हैं, क्योंकि इन प्रॉपर्टीज में काफी मिसमैनेजमेंट और करप्शन के एलिगेशंस रहे हैं। ये कंट्रोवर्सी सिर्फ कोर्ट्स तक ही सीमित नहीं रही। वेस्ट बंगाल के मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट में वक्फ अमेंडमेंट एक्ट के खिलाफ वायलेंट प्रोटेस्ट हुए जिसमें कम से कम 3 लोगों की मौत हो गई और काफी लोग इंजर्ड हुए। सेंट्रल फोर्सेस को डिप्लॉय करना पड़ा। वेस्ट बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने कहा कि यह एक्ट उनके स्टेट में एप्लीकेबल नहीं होगा, लेकिन यह एक लीगल स्टेटमेंट से ज्यादा पॉलिटिकल स्टेटमेंट था। इसमें पॉलिटिकल एंगल भी काफी स्ट्रांग है।
ऑपोजिशन पार्टीज का कहना है कि बीजेपी ये बिल लेकर मुस्लिम कम्युनिटी को टारगेट कर रही है। दूसरी तरफ बीजेपी और यूनियन मिनिस्टर किरण रिजिजू का कहना है कि वक्फ बोर्ड्स के पास अनप्रेसिडेंटेड पावर्स थे, जिसे वो किसी भी प्रॉपर्टी को वक्फ डिक्लेयर कर सकते थे, चाहे उसका कोई डॉक्यूमेंट ना हो। यह बिल उस पावर को कर्ब करता है। सुप्रीम कोर्ट में भी सीजेआई संजीव खन्ना ने कहा कि जब कोई प्रॉपर्टी 1 या 2 साल पहले वक्फ डिक्लेयर की गई थी तो उसको अचानक वक्फ बोर्ड के कंट्रोल में नहीं लिया जा सकता। उन्होंने ये भी कहा कि प्रोटेस्ट के दौरान वायलेंस वेरी डिस्टर्बिंग है। तो अब सवाल यह है, वक्फ बोर्ड के साथ ये कंट्रोवर्सी का असली सच क्या है? देखिए, यहां दोनों साइड्स के आर्गुमेंट्स हैं। एक तरफ वक्फ बोर्ड्स के मैनेजमेंट में इश्यूज रहे हैं एनक्रोचमेंट, इलीगल ऑक्यूपेशन और लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी के एलिगेशंस लगते रहे हैं। गवर्नमेंट का कहना है कि यह बिल इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेगा। दूसरी तरफ मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस और ऑपोजिशन का कहना है कि यह बिल मुस्लिम कम्युनिटी की रिलीजियस ऑटोनॉमी को खत्म करता है और वक्फ प्रॉपर्टीज को वुल्नरेबल बना देता है। सुप्रीम कोर्ट अब इस मैटर को देख रही है और 73 पिटीशंस के साथ यह एक बड़ा लीगल बैटल बन चुका है। कोर्ट का फैसला क्या होगा ये तो वक्त ही बताइएगा, लेकिन एक बात क्लियर है, वक्फ प्रॉपर्टीज का इश्यू न सिर्फ लीगल है बल्कि इमोशनल और पॉलिटिकल भी है। इसलिए इस पे डिस्कशन करते वक्त फैक्ट्स और बैलेंस रखना जरूरी है। तो दोस्तों, यह थी वक्फ बोर्ड कंट्रोवर्सी की पूरी कहानी। आपको क्या लगता है, क्या ये अमेंडमेंट्स जरूरी हैं या क्या ये मुस्लिम कम्युनिटी की राइट्स को अफेक्ट करते हैं? अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाइए ताकि आपको ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए।